हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज एंड कॉरिडोर इन इंडिया। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। यहाँ से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम समझेंगे भी इस सेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विच इज इंडस्ट्रीज एंड कॉरिडोर इन इंडिया। मींस मेजरली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से मेजरली कॉरिडोर्स हैं जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में उद्योगों का परिचय, जिसमें हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। देन उसके बाद हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देन उसके बाद हम चैलेंजेस समझेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इंडस्ट्रीज के सामने, तो उद्योगों में चुनौतियां। देन सरकार को और लोगों को कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए कि हाउ वी कैन बूस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देन उसके बाद हम सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिफरेंस समझेंगे, और एडवांसिंग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में कैसे प्रगति हुई या कैसे हो सकती है वो समझेंगे। उसके बाद हम कुछ मेजर, जिसमें 5 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो समझेंगे। देन इंडियन रेलवे, इंडियन रोडवेज, इंडियन एयरवेज एंड इंडियन पोर्ट सिस्टम, मतलब भारतीय बंदरगाह सिस्टम को भी समझेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से मेजर रेलवेज है जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, रोडवेज से क्वेश्चंस, NH 44 से कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इस बार भी NH 1 से क्वेश्चन आया था। देन एयरवेज और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंडिया के हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। The image used in our site deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सबसे पहले भारत में उद्योगों का परिचय समझते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज क्यों जरूरी है। बेसिकली इंडस्ट्रीज भारत के अंदर पाइवटल, एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज से क्या होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ मिलती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे भारत की ओवरऑल ग्रोथ होती है। सो स्पैनिंग ए डाइवर्स रेंजिंग ऑफ सेक्टर एंड स्केल। बेसिकली जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, जो एक बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है, वो बहुत वास्टनेस एंड कॉम्प्लिसिटी के साथ कैरेक्टराइज की जाती है, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल कारीगर प्रथाएं हैं जो आगे चलकर आधुनिक नई तकनीकों में जिनका विनिर्माण हुआ है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज और इंडियन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेट। इंडस्ट्रीज की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके साथ साथ भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, एक्सपोर्ट अर्निंग होती है, जिस वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, बढ़ता है। तो निर्यात आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं इंडस्ट्रीज या औद्योगिकरण भारत के अंदर। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, तो भारत जो है वो घर रहा है वैरायटीज ऑफ इंडस्ट्रीज का, बहुत सारे उद्योगों का घर रहा है, जिसमें हम स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज से लेकर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हब तक भारत में प्रोड्यूस होते हैं। बाय स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म, जो भारतीय राजनीतिक रणनीतियां और आर्थिक सुधारों के लिए प्रेरित करती हैं। क्लियर? अगर हम ओनरशिप की बात करें, इंडस्ट्रीज में भारत के स्वामित्व की बात करें, तो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल कोई कॉर्पोरेट ओनरशिप भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकती है। पब्लिक सेक्टर वो जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, तो सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। उसके साथ साथ कुछ जॉइंट वेंचर कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, जिसे हम लिमिटेड के नाम से भी जनरली जानते हैं, तो जिसमें कुछ गवर्नमेंट का योगदान होता है और कुछ किसका होता है, सरकार का योगदान होता है। क्लियर? और इन इंडस्ट्रीज के थ्रू वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों क्या होते हैं, इसमें आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट अगर जनरली हम ग्रोथ की बात करें तो भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योग है, उसकी वृद्धि जो हो रही है, उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्लोबलाइजेशन वैश्विक स्तर पर हो रहा है। उसके साथ-साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ-साथ बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज स्टार्ट की हैं जो जनरली प्रमोट करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को। एस हम सबको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होना जरूरी है, सतत विकास होना भी बहुत जरूरी है। सतत विकास से क्या मतलब है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो इंडस्ट्रीज के चक्कर में हम जो इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर दें। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जिसमें भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है। तो जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं बेसिकली टू कंट्रीब्यूटिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, फोस्टर इन इनोवेशंस, और उसके साथ साथ क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अभी हमने जनरली इंट्रोडक्शन देखा, इंडस्ट्रीज का पर्पस देखा, नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को किस तरह से भारत में क्लासिफाई किया गया है। जनरली अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में या तीन प्राइमरी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। तो किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं, कच्चा माल के हिसाब से, साइज और ऑपरेशन संचालन के आधार पर, और ऑनरशिप स्ट्रक्चर के आधार पे। तो जनरली इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं जिस वजह से इसे क्या किया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, रॉ मटेरियल यूज के बेसिस पे कि हैवी रॉ मटेरियल है, लाइट रॉ मटेरियल है, साइज ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, और ऑनरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। तो क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। अगर मैं क्लासिफाई की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और सेवरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम, रॉ मटेरियल के हिसाब से, ऑपरेशन और ओनरशिप के हिसाब से। और जो अलग अलग हम क्लासिफाई करेंगे वो प्रोवाइड करेगा हमें इनटू द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, स्कोप ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑपरेशनल डायनेमिक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एज वेल एज। तो जो परिचालन गतिविधि है उसके बारे में भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सबसे पहले देख लेते हैं बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के आधार पर। देखो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करो तो इंडस्ट्रीज को उनके उत्पादन के आधार पे, उनके प्रोडक्शन के आधार पे कच्चे माल के प्रकार में अनुग्रहित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करूं तो ये किस बेस पे डिवाइड किया गया है, रॉ मटेरियल के बेस पे। आप सबको पता है कि जो रॉ मटेरियल है जनरली हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से मिलता है, माइनिंग्स के थ्रू भी मिलता है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या-क्या आएगा? जैसे इसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए सच एज़ राइस माइलिंग एंड शुगर रिफाइनिंग आएगा, इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आएगा, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू चीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आएगा जिसमें कॉटन एंड सिल्क वीविंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो भारत को ट्रांसफॉर्म करने में, भारत की इकोनॉमी के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेसिकली सुटेबल फॉर कंजप्शन और फर्दर इंडस्ट्रियल यूज या फर्दर इंडस्ट्रीज के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट अगर मैं रॉ मटेरियल के बेस पे करूं तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी, एग्रो बेस मतलब कृषि आधारित उद्योग आएंगे। सेकंड आएंगे मिनरल बेस इंडस्ट्री। जैसे मैंने अभी बताया कि जो माइंस वगैरह है वो डायरेक्ट कहां से निकाले जाते हैं, हाँ, माइन से निकाले जाते हैं मिनरल्स। तो रॉ मटेरियल हो गए, तो ये उद्योग पृथ्वी से खनिज और प्राकृतिक संसाधनों को निकालते हैं और उनका बेसिकली उनको प्रोसेस करती है, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनका इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या-क्या आएगा, जैसे आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट प्रोडक्शन है, माइनिंग ऑपरेशंस हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एसेंशियल फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हम सबको पता है जो आर्थिक विकास है उसके लिए खनिज उद्योग भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। दे द प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल आता है। माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बुनियादी ढांचे हैं उसके विकास के लिए भी माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री एक पाइवटल या क्रूशियल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज भी किसके बेसिस पे है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे है। सो मरीन आप सबको पता है जो फिश प्रोडक्शंस वगैरह होते हैं, जो जो जलीय जीव होते हैं उनके पशुपालन से रिलेटेड या उनके पालन से रिलेटेड, जिसमें शैवाल्स भी आ जाते हैं, इन सब के प्रोडक्शन से रिलेटेड। सी प्रोडक्शन भी किसका पार्ट है,
समुद्री आधारित उद्योग का पार्ट है। तो दीज इंडस्ट्रीज यूटिलाइज रिसोर्स डिराइव फ्रॉम सी एंड ओशियंस, तो सी और ओशियंस के ऊपर जो डिपेंड करती है, जिसमें फिशरीज आती हैं, सीवीड प्रोडक्शंस आता है, जो फार्माक्यूटिकल मतलब शैवालों का प्रोडक्शन आता है, जिनका इस्तेमाल फार्माक्यूटिकल कंपनीज के लिए किया जाता है, और उसके साथ साथ सॉल्ट प्रोडक्शन भी मरीन बेस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। सो बेसिकली ये जो मरीन बेस इंडस्ट्री है, लोगों की दिनचर्या जो जरूरतें हैं बेसिकली कच्चे माल की, उसको पूरा करती हैं, फूड सप्लाई को कंप्लीट करती हैं थ्रू रॉ मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ड ऑन साइज, अभी हमने किस बेसिस पे पढ़ा है? रॉ मटेरियल के बेसिस पे पढ़ा है, जिसमें तीन पार्ट्स में या तीन चार पार्ट्स में हमने इंडस्ट्रीज को देखा है। अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्रीज को जनरली हम मानते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाट आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? The industries involve significant capital investment, employ a large workforce and produce good on a mass scale। जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, जहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसी इंडस्ट्री क्या कहलाती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, मशीनरी प्रोडक्शन हो गया, स्टील प्रोडक्शन हो गया, तो ये लार्ज लेवल पे है। अगर लार्ज लेवल पे इंडस्ट्री है तो भारत में क्या प्रोवाइड करेगी? लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करेगी, और उसके साथ साथ ये भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर? इसी में साइज के बेसिस पे सेकंड आ गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जहां पर कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर वर्कफोर्स भी कम होती है, और जो लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो होती है, जो लोकल और रीजनल लेवल्स पे होती है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसमें हैंडलूम, वेविंग और पॉटरीज वगैरह बनाई जाती हैं। उसके साथ-साथ छोटी-छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, जो जगह-जगह खुली होती हैं। आर्टिसनल प्रोडक्शंस होते हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हस्तशिल्प या हाथ से बने हुए सामान प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो स्पेशली रूरल और जो सेमी अर्बन एरिया है वहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारा क्राफ्ट एंड स्किल्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट अब बात करेंगे बेस्ड ऑन ऑनशिप। हमने तीन पार्ट्स में बांटा था, रॉ मटेरियल, साइज, और अब थर्ड बात कर रहे हैं हम ऑनशिप के बेस पे। ऑनशिप के बेस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आएगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर मतलब जहां पर जो ओनरशिप होगी वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होगी, किसी पार्टनर्स की होगी, या किसी कॉरपोरेशन की होगी। और इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का प्राइमरी गोल होता है टू जनरेट प्रॉफिट। सिर्फ क्या कमाना? मेजरली लाभ कमाना। तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज में सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल के लिए आ गया टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इन्फोसिस। ये सब कैसी हैं? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट हो गई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर से मतलब है जिसकी ओनरशिप किसके पास होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, या म्युनिसिपल गवर्नमेंट के पास होती है। और इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मेजर गोल होता है टू नेशनल डेवलपमेंट, मतलब किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करना? राष्ट्र के विकास के लिए योगदान देना। जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, हेले हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे ओएनजीसी के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कैसी हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। कुछ होती हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर किसी पब्लिक का यानी कि गवर्नमेंट का और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट एंटिटीज आपस में मिलके कोई कोलैबोरेशन करती हैं और फिर इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करती हैं। क्लियर? तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे मारुति सुजुकी, जिसमें सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन पार्टनर है विद इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो संयुक्त क्षेत्र उद्योग वो उद्योग होंगे जहां पर गवर्नमेंट का और कुछ प्राइवेट एंटिटीज दोनों का बराबर रोल होगा। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन समझ आया, हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करके क्लासिफिकेशन किया। कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू डील करी जाती हैं, बेसिकली जिनको ऑन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है बाय कॉर्पोरेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जहां पर ऑर्गेनाइज बहुत सारे रॉ मटेरियल और वर्कर के साथ बहुत चीजें प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज की, तो जिसमें इंक्लूडेड है अमूल इंडिया,
डेयरी कॉर्पोरेशन मिलके चलाती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसे इफको के नाम से जाना जाता है, जो फार्मर्स का एक कॉर्पोरेशन है जो फर्टिलाइजर्स या खाद वगैरह बेसिकली प्रोड्यूस करती है। डन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज समझ आया किस तरह से हमने इंडस्ट्रीज को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट हम समझेंगे इंडस्ट्रीज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं भारत में इंडस्ट्रीज के सामने। सो अगर हम बात करें, इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ा है टू अचीव सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा आप सबको पता है, ब्रिटिश राज में हमारी इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था, तो 1947 के बाद भारत ने धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, 5 ईयर प्लान्स लाए, जिसमें आगे चल के इंदिरा गांधी के टाइम पे और राजीव गांधी के टाइम पे बेसिकली मनमोहन सिंह जी ने 1991 1992 में एलपीजी लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को आधार मानते हुए न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लॉन्च की थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो with manufacturing consistently contributing less than 20% to the country output and employment, except during the dream run period of 2003 से 2008 तक। सो अगर हम बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1991 में इनिशिएट किया गया था, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, मतलब लोगों को छूट दी गई कि बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजों से लाइसेंस हटा दिया गया ताकि इजीली ट्रेड कर सके। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट के पीएसयूज को सेल किया गया और उन्हें प्राइवेटाइज किया गया। ग्लोबलाइजेशन में जो ग्लोबल टैरिफ था, बेसिकली जो विदेशों में व्यापार करने के लिए टैरिफ लगता था, उसको क्या किया गया, कम किया गया, ताकि औद्योगिकरण को भारत में क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो यहाँ पर अभी हम चैलेंजेस पढ़ रहे हैं, तो अब वो फैक्टर्स हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या डालते हैं या इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इनएडुकेट R&D इन्वेस्टमेंट। R&D से मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो द इनसफिशिएंट एलोकेशन ऑफ सोर्स टुवर्ड, भारत में क्या है, अनुसंधान और विकास की तरफ जो सोर्सेज है वो इनसफिशिएंट है या लिमिटेड अमाउंट में है। इन इंडिया लिमिट द एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कहीं ना कहीं भारतीय इंडस्ट्रीज को इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रोकती है। तो दिस लैक ऑफ इनोवेशन हैम्पर देयर कॉम्पिटिटिवनेस ऑन ग्लोबल स्केल। तो इसी की वजह से जो भारत है वो वैश्विक स्तर पर अपनी स्पर्धात्मक और कॉम्पिटिटिवनेस में बाधित होता है। सेकंड है करप्शन एंड रेड टेप्स। आपको पता है कि करप्शन बहुत है आजकल। Corruption and bureaucratic inefficiency in India regulate processing, creating significant hardness for industrial growth। तो कहीं ना कहीं करप्शन और रेड टेप भी, लाल फीताशाही भी एक कारण है। जैसे परमिट लेने के लिए, लाइसेंस के लिए, मंजूरी लेने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, रिश्वत की मांग होती है, और वो बिल्कुल भी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से बहुत सारे लाइसेंस एंड क्लियरेंस नहीं मिल पाते लोगों को उद्योग करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल इकोनॉमिकल डोमिनेंस, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्सों को इवेड्स करते हैं, टैक्सों को चोरी करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होती है, भारत में रुकती है। नेक्स्ट, स्किल मिसमैच। कई बार ऐसा होता है कि इस जो इंडस्ट्रीज है उनमें डिमांड कुछ और होती है, लेकिन लोगों के पास स्किल्स क्या होती हैं, अलग होती हैं। जैसे लेट्स सपोज इंडस्ट्रीज में किसी इलेक्ट्रॉनिक पर्सन की डिमांड है, लेकिन मार्केट में कंप्यूटर साइंस के बंदे घूम रहे हैं बेरोजगार। तो जब स्किल्स मिसमैच होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बाधा डालता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, बेसिकली जो सप्लाई चेन है भारत की वो बहुत कमजोर है। भारत की जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं रिलाई करती हैं रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं आपूर्ति श्रेणी कमजोरियों की, तो बेसिकली क्या होता है, इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल्स पर और घटकों पर निर्भर करती हैं, बेसिकली कंपोनेंट्स पे करती हैं। अब इन रॉ मटेरियल्स को कहाँ से मंगाना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, चैलेंज होती हैं और सफर होती हैं। क्लियर। नाउ अनकन्वेंशनल अप्रोच टू बूस्टिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो अब हमें क्या देखना है, कि अब हमें देखना है कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि हम क्या कर सके अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकें।
तो सबसे पहला है प्रायोरिटाइजिंग प्रायोराइट बेसिकली जो हाई स्किल सर्विसेज है उनको हमें प्रायोरिटी पे देना चाहिए। स्पेशली हमें आईटीज को क्या करना चाहिए, आईटी सेक्टर को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो अगर हम हाल ही में रिसेंटली डिकेड्स में बात करें तो इंडिया हैज इमर्ज एज ए ग्लोबल हब फॉर हायर स्किल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें भारत ने कहीं ना कहीं उच्च कौशल सेवाएं हासिल की हैं। उसके साथ साथ जो आईटी सेक्टर है वो पाइवटल रोल प्ले करता है टू कंट्रीज इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बाय लिवरेजिंग इट्स स्किल वर्कप्लेस एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज ऑल्सो। सो प्रायोरिटाइज करना चाहिए हम हाई स्किल सर्विसेज को, जिसमें स्पेशली हमें आईटी सेक्टर को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको हमें प्रिपेयर करना चाहिए, जो ताकि जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो सके। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर्स को हमें सिनिजिस्टिकली बेनिफिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए थ्रू सेवरल मेटर्स और सेवरल वेज। उसके साथ साथ हमें स्किल वर्क फोर्स एडवांटेज यानी कुशल कार्यबल लाभ पर फोकस करना चाहिए। इंडिया क्या है, इंडियन बूस्ट a large pool of educated professional particularly in fields such as engineering, computer science and management. This skill workforce form the backbone of the IT sectors. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कुशल कार्यबद्ध लोग हैं जिनको इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट जैसी क्षेत्रों में खासकर बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो ऐसे लोग, ये ऐसी लोग क्या है, हमारे बैकबोन है आईटी सेक्टर की, और इन्हीं की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो रैपिडली ग्रोथ हो रही है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। उसके साथ साथ इफ वी प्रायोरिटाइज हाई स्किल सर्विस सेक्टर लाइक आईटी, इंडिया हार्नेसेस ह्यूमन कैपिटल एडवांस टू ड्राइव टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एज वेल एज। क्लियर। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमें क्या करना चाहिए, आईटी सेक्टर्स में हमें लोगों को तो फोकस कराना चाहिए, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज को, जो सॉफ्टवेयर है उसका भी हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, विकास करना चाहिए, एनालिटिक थिंकिंग्स पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पे और साइबर सिक्योरिटीज पे हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर हम आईटी में इनोवेशन में काम करते हैं तो इससे सिर्फ हमारे सर्विस सेक्टर को ही नहीं बल्कि बहुत सारी अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। जिसमें कुछ है जैसे लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, बिग डेटा एनालिटिकल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज। उसके साथ-साथ और हमें क्या करना चाहिए, सिनर्जीज क्रिएट करनी चाहिए विद मैन्युफैक्चरर्स, जो विनिर्माताज होते हैं उनके साथ हमें अपना तालमेल बैठाना चाहिए। सपोर्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके साथ तालमेल बैठाएं और हम काम करें कि हमें हाई स्किल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए। For example, IT-driven technologies such as digital twins and predictive maintenance system can enhance equipment reliability and minimize downtime in manufacturing facilities. So हमें ऐसे सेक्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान से जाना चाहिए जिससे समग्र उत्पादन में वृद्धि हो सके। क्लियर। तो उच्च कौशल वाली सेवाएं अपनानी चाहिए जिसमें विशेषकर रूप से आईटी है सेक्टर है, उन्नत विनिर्माण प्रथाओं के लिए सहायक रूप से काम कर सकते हैं। इकोसिस्टम डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, हमें अपने पारिस्थितिक, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका विकास करना है। अगर हम आईटी सेक्टर को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारा इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से बढ़ेगा, और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी आगे चल के इंक्रीज होंगी। तो इस इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, वेंचर कैपिटल फंडिंग्स एज वेल एज कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रीज, एकेडमिया पार्टनरशिप शामिल है। इस तरह के एनवायरनमेंट से, वातावरण से ना तो सिर्फ आईटी उद्यमिक को पोषण मिलेगा बल्कि जो हमारी टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्टार्टअप्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि वो भी बहुत सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग अपना योगदान दे सकें।
उसके साथ-साथ हमें और क्या करना चाहिए बूस्ट करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए हमें इंक्लूसिव इकोनॉमिकल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें जॉब क्रिएशंस पे काम करना चाहिए और साथ के साथ किस पे काम करना चाहिए हमें स्किल डेवलपमेंट पे। तो जैसे आईटी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सारी चीजें आजकल किस पे निर्भर हो गई हैं, टेक्नोलॉजीज पे निर्भर हो गई हैं। तो ऐसी जॉब्स के लिए ऑफरिंग जॉब दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सेल्स एंड आईटी कंसल्टेंट्स, ऐसी जॉब की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम आईटी क्षेत्र का विकास करते हैं, उसे एक्सपेंड करते हैं, इंडिया कैन क्रिएट अ डाइवर्स रेंज ऑफ हाई क्वालिटी जॉब। तो भारत क्या कर सकती है, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों की एक विविध श्रेणी का सृजन कर सकती है जो अट्रैक्ट करेगी रिटेन टैलेंट देयर बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ। तो जिससे बेरोजगारी तो खत्म होगी जिससे शिक्षित लोगों में बेरोजगारी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ कठोर कदम उठाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकते हैं। सो अब थोड़े से आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं सर्विस सेक्टर वर्सेस इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सर्विस सेक्टर स्टिमुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। सबसे पहले उपभोक्ता मांग में वृद्धि। कंज्यूमर स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो एक संपन्न सेवा क्षेत्र रोजगार, या मैं बात करूंगा थ्राइव सर्विस सेक्टर जनरेट्स जॉब्स एंड डिस्पोजेबल इनकम्स। तो अगर एक कंप्लीट एक बेसिकली सर्विस सेक्टर है, एक थ्राइव एक बड़ा सर्विस सेक्टर है, तो वो क्या जनरेट करेगा, जॉब्स जनरेट करेगा और डिस्पोजेबल इनकम जनरेट करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ जाएगा। मतलब जितना मैं ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा। क्लियर? For instant investment in infrastructures can demand derive for vehicles, machinery and electronic as well as supply chain integration। तो जो कुशल लॉजिस्टिक्स है, जो एफिशिएंसी लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रेणी प्रबंधन जैसी सेवाएं निर्माता और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क को बेहतर बनाती हैं। तो सर्विस सजेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन जनरली बेसिकली इंप्रूव द कनेक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज, पूरक विशेषताएं। जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज ऑफर एक्सपर्ट्स इन एरिया लाइक डिजाइंस, ब्रांड्स एंड डेटा एनालिटिक विच आर क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो जो सेवा उद्योग है बड़े बड़े, वहां पर डिजाइनिंग, बॉन्डिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में विशेषाधिकार प्रदान करते हैं जो निर्माताओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सर्विसेज है वो हेल्प करती हैं ऑप्टिमाइज प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन करने में, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एज वेल एज। अब तो हमने क्या देख लिया, सर्विस सेक्टर वर्सेस इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया। अब हम बात करेंगे एडवांसिंग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में जो औद्योगिकीकरण है उसे आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स क्या होंगे, अनिवार्यताएं क्या होंगी। तो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायर अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बियॉन्ड मेयर आउटपुट एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो किसकी जरूरत पड़ेगी अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इंडियन सर्विस सेक्टर्स को, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को आगे बूस्ट कर सकें। हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज 4.0 टेक्नोलॉजीज सच एज IoT, बिग डेटा एनालिटिक एंड डिजिटल ट्विन्स इज एसेंशियल। की एरिया ऑफ फोकस, कौन कौन से एरियाज को हमें क्या करना है, फोकस करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 4.0 टेक्नोलॉजीज टू मॉडर्नाइज इट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जिसमें हमें IoTs जैसी सर्विसेज को, टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना है रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, व्हाइल बिग डेटा एनालिटिक प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एज वेल एज। उसके साथ साथ अगर हम डिजिटल ट्विन्स की बात करें, इट्स सिमुलेट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो एंड मिनिमाइज रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट देखो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे हम औद्योगिक गलियारा बोलते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, ऐसा बहुत सारा बेसिकली जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से कच्चे माल को लाने के लिए और माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है।
डेफिनेशन की बात करूँ, ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे स्टेट्स में, डिज़ाइन किया जाता है जिसको फैसिलिटेट एफिशिएंसी मूविंग ऑफ फ्रीज एंड गुड्स। तो जो कच्चे माल हैं उसकी आवाजाही के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट को एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को, जो बेसिकली 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका मेजरली एम होता है कि टू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक, रिड्यूस कॉस्ट ताकि आसानी से पहुंचा जा सके एंड इनेबल फर्म टू कंसंट्रेट ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंस। क्लियर? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? क्या क्या इस गलियारे के घटक क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन ताकि एक जगह से दूसरी जगह इजिली जाया जा सके। तो हाई स्पीड रेल एंड रोड कनेक्शन फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। तो क्या जरूरी है इसके लिए? हाई स्पीड रेल्स होनी चाहिए एंड रोड कनेक्टिविटी इतनी इजीली होनी चाहिए ताकि सामान और गुड्स को और मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट किया जा सके। सेकंड, पोर्ट्स एंड कार्गोस। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सेकंड पार्ट क्या होता है? पोर्ट्स एंड कार्गोस। आपको पता है कि सीज के थ्रू भी ट्रेड होता है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पोर्ट्स एंड कार्गोस की जरूरत पड़ती है। जो मॉडर्न पोर्ट्स हैं जो इक्विप्ड विद एडवांस कार्गोस के साथ इक्विप होने चाहिए, तभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फायदा है। एयरपोर्ट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट सपोर्ट्स क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल्स। उसके साथ-साथ कुछ स्पेसिफिक या और स्पेशल इकोनॉमिकल रीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो डेजिग्नेटेड एरिया विद फेवरेबल पॉलिसी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो क्या करते हैं, बेसिकली औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियों वाले नामांकित क्षेत्र। लॉजिस्टिक्स पार्क्स होने चाहिए, ट्रांसशिपमेंट हब होने चाहिए जहां पर बेसिकली स्टोर किया जा सके गुड्स को, मटेरियल्स को। तो ये भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। नॉलेज पार्क्स होने चाहिए जहां पर रिसर्च और इनोवेशंस के लिए बेसिकली काम किया जा सके। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल टाउनशिप्स जहां पर जो वर्कर्स हैं वो इजिली क्या कर सके, रह सके। कमर्शियल रियल एस्टेट्स और अर्बन एमिनिटीज प्रोवाइड हो ताकि बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और वर्क फोर्स की जो नीड्स हैं उस पर कोई असर ना पड़े। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, जिसके लिए 5 मेजर कॉरिडोर्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो हमें ये 5 मेजर कॉरिडोर्स देखने हैं। तो 5 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच इज नोन एज डीएमआईसी। तो अगर डीएमआईसी की मैं बात करूं, दिल्ली से मुंबई तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, दिल्ली से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? मुंबई तक जाता है, गुजरात के रास्ते होते हुए। इसका मेन उद्देश्य क्या है इस कॉरिडोर का? टू एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड अर्बनाइजेशन अलोंग इट्स रूट्स। तो जो बेसिकली विनिर्माण क्षमताएं और शहरीकरण है उसको क्या किया जा सके, इस रूट में बढ़ावा दिया जा सके। सेकेंड, गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया कॉरिडोर है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो चेन्नई से कहां तक फैला हुआ है? बेंगलुरु तक फैला हुआ है। जिसका मेन हब वर्क है बेसिकली फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रीज हब एंड एनहेंसिंग कनेक्टिविटी। थर्ड है बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जो बेंगलुरु से मुंबई तक स्टेब्लिश किया गया है बेसिकली टू बूस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फोर्थ कॉरिडोर है अमृतसर कैलकाटा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो अमृतसर से कहां तक फैला हुआ है? कलकत्ता तक फैला हुआ है ताकि नॉर्थ इंडिया और कलकत्ता तक क्या हो सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। And the fifth is East Coastal Economical Corridor, which is known as विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो ईस्टर्न कोस्टल लाइन है ये उसको कवर करता है ताकि ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे इजिली क्या हो सके, ट्रेड हो सके। क्लियर? तो अब एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन 5 कॉरिडोर्स की जो अभी हमने समझे। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया आपको? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है भारत के 6 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। उसके साथ साथ ये एक यूनियन टेरिटरी से गुजरता है, किससे? दिल्ली से। इसकी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 1483 किलोमीटर। तो दिल्ली से मुंबई जाएगा 1483 किलोमीटर का होगा और कितने स्टेट? 6 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को कवर करेगा। फंडिंग, अगर इस प्रोजेक्ट की मैं फंडिंग की बात करूं तो इसकी अप्रोक्स जो कॉस्ट आई है वो $100 बिलियन है।
ये कंबाइन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जापानीज का। तो जो जापानीज फर्म है वहां से भी क्या मिला है इसके लिए, लोन मिला है। सेकेंड इज चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के थ्रू जाता हुआ चेन्नई को किससे कनेक्ट करता है, बेंगलुरु शहर से जोड़ता है। फंडिंग की अगर हम बात करें तो जीआईसीए करके कंपनी है विच इज नोन एज जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने सपोर्ट किया है सीबीआईसी को। तो एम्फेसाइजिंग जापान रोल इन एनहेंसिंग इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया। थर्ड इज बेंगलोर मुंबई कॉरिडोर। तो बेसिकली कवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो किस किस को कवर कर रहा है ये, महाराष्ट्र को कर्नाटका से कवर कर रहा है ताकि बेंगलुरु और मुंबई के बीच में एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर स्टेब्लिश हो सके। इसको जो सपोर्ट किया गया है फॉर बीएमईसी कम फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो यूके के सपोर्ट से इसे बना है। हाईलाइट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकल कॉरिडोर इन इंडिया। तो ये हाईलाइट करता है बेसिकली भारत और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को ताकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जा सके। कुछ नोडल एजेंसीज भी हैं इसमें जो शामिल है जिसमें डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उसके साथ साथ यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज यूकेटीआई। नेक्स्ट इज अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विच इज नोन एज एकेआईसी। तो अमृतसर यानी पंजाब से स्टार्ट होता है कोलकाता तक जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक होते हुए लगभग 1839 किलोमीटर का कॉरिडोर है। क्लियर। तो द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर सर्व एज द बैकबोन ऑफ एकेआईसी एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया को आपस में कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट इज ईस्ट कोस्टल इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो ईस्टर्न कोस्टल वाला एरिया उसको कनेक्ट करता है जिसमें वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा। तो जो ईस्टर्न कोस्ट पे लाइंस जो भारत के स्टेट्स आते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है ताकि इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सके और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो सके। क्लियर। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, वीसीआई बेसिकली VCIC is India's first coastal economical corridor spanning over 800 kilometers along Andhra Pradesh coastal line. Is aligned with the Golden Quadrilateral Highway Network and support India's Act East policy. तो ये 800 किलोमीटर का लगभग coastal area. Financial support in September 2016, the Asian Development Bank approved significant financial assistance of around 631 US million dollar for infrastructure development along VCIC. तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का सह बेसिकली या दोनों का साथ में प्रोजेक्ट है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन, अब या मैं बात करूं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए इंडिया के अंदर, तो कुछ चैलेंजेस देखेंगे। बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए। सबसे पहला चैलेंजेस है लैंड एक्विस्टिंग इश्यूज। अब देखो आप सबको पता है अगर कॉरिडोर बनेगा तो वो जमीन के थ्रू जाएगा, पब्लिक के रास्ते के थ्रू जाएगा और बहुत सारी जगह ऐसी इश्यूज आ जाते हैं कि जो जमीन होती है वो फार्मर्स की होती है या पर्संस देना नहीं चाहते। तो ये बहुत सारे लीगल हर्डल्स और कंपनसेशन पैदा करता है, वहां पे सरकार को ज्यादा मुआवजा देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए यही होगा, लैंड एक्विस्टिंग एंड इश्यूज। तो क्या होता है, एक्वायरिंग लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैन बी लेंथी एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम लैंड ओनर्स। तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो सकती है इतने बड़े एरिया को कवर करना। द डिले इन लैंड एक्विस्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली हिंडर प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड एस्केलेट कॉस्ट। तो कई बार ऐसी जगह इशू आता है कि प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है लैंड की वजह से, जिस वजह से क्या होता है, एक तो जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस है वो डिले होती है और उसके साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जो तकनीकी जानकारी है। तो हम जनरली क्या है, एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स पे या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए कहीं ना कहीं फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। तो इंडिया में लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन सर्टेन सेक्टर क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। Increasing foreign direct investment cap can attract foreign player who possess the necessary technological expertise. तो हमें डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या किसी भी फील्ड में हमें आगे बढ़ना है।
उसके साथ-साथ बहुत सारे टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी क्लैरिटीज़ होती हैं। इंडियन टैक्सेशन regime need to provide clear guidance on tax liabilities for foreign firms operating in permanent stabilities. क्लियर? तो जिस वजह से इन टैक्सेशन की वजह से बहुत सारी जो एमएनसीज़ हैं वो उनके लिए और या उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जो कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अब कहीं से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो वहां पर कंस्ट्रक्शंस का भी काम होगा, उसके साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन भी होगा, उसके साथ साथ बहुत सा एरिया ऐसा होता है जहां पर हमें ट्रीज को भी या एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है। बहुत सारा ऐसा फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड होता है जिसके ऊपर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए एक इम्बैलेंस है और हमारे इकोसिस्टम के लिए गलत है। तो ये भी एक चैलेंज होता है सरकार के सामने कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हुए कैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जाए। क्लियर? तो ये थे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड चैलेंजेस, हमने देखे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या-क्या चैलेंजेस हैं। नाउ अगर हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रीज को समझा है, क्लासिफिकेशन समझा है, बूस्ट कैसे कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर्स को समझा है, एडवांसिंग इन इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब कुछ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन इंडिया की, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हम इंडियन रेलवे, इंडियन रोडवे, इंडियन एयरवेज और इंडियन पोर्ट सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन रेलवे नेटवर्क की। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन रेलवे सिस्टम की। ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। फर्स्ट रेलवे आप सबको पता है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट की गई है, मुंबई टू थाने। और जो ये नेटवर्क है ये पूरे भारत में फैला हुआ है, जो भारत की बहुत सारी सिटीज, टाउन और रूरल एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है। अगर मैं टोटल रूट की बात करूं इंडिया की, तो इंडियन रेलवे का टोटल रूट है 67,368 किलोमीटर ऑन ट्रैक। ट्रैक की अगर लेंथ की हम बात करें तो 1,26,366 किलोमीटर की भारत में ट्रैक्स बिछे हुए हैं, इंक्लूडिंग सिंगल, डबल एंड मल्टीपल ट्रैक्स। लगभग भारत में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं और डेली लगभग 23 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। डेली अगर हम माल ढुलाई की बात करें तो 3 मिलियन टन ऑफ फ्रेज यानी माल क्या होता है, डेली इन ट्रेन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। टाइप ऑफ ट्रेन्स, अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो अलग-अलग तरह की ट्रेन्स होती हैं, जैसे एक्सप्रेस एंड सुपरफास्ट ट्रेन्स जो काफ़ी तेज़ी से चलती हैं और मेजर मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, जिसमें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस है। मेल एक्सप्रेस है जो छोटी-छोटी सिटीज़ और टाउन को कनेक्ट करती हैं। एंड पैसेंजर्स ट्रेन्स हैं जो छोटे-छोटे टाउन्स और विलेजेस को आपस में छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करती हैं। कुछ सबर्बन्स ट्रेन्स होती हैं, उपनगरीय रेलगाड़ी होती हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में चलती हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में। उसके साथ-साथ कुछ मालगाड़ियाँ होती हैं जिनका काम होता है कैरी गुड्स लाइक कोयला, लोहा, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम कैरी करती हैं। और उसके साथ-साथ स्पेशल फ्राइट कॉरिडोर्स भी इनके लिए बनाए गए हैं ताकि इन माल ढुलाई को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बिना रेस्ट्रिक्शंस के ले जाया जा सके। गेज की अगर हम बात करें तो जनरली ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज 3 पार्ट्स में हम इन गेजेस को डिवाइड करते हैं। गेज होता है जो ट्रेन के रास्ते होते हैं। जो ब्रॉड गेज क्या होता है, जो लगभग 1676 मिलीमीटर का द मोस्ट वाइडली यूज्ड गेज कवरिंग अराउंड 90% ऑफ द नेटवर्क। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है। मीटर गेज की अगर मैं बात करूं तो ये 1000 मीटर 1000 का होगा, बीइंग फेज्ड आउट और कन्वर्टेड टू ब्रॉड गेज, यानी थोड़ा सा छोटा साइज में होगा। और नैरो गेज होते हैं जो लगभग 762 मिलीमीटर से 610 मिलीमीटर तक चौड़े होते हैं, जो जनरली हिल और रिमोट एरियाज में पाए जाते हैं। आप सबको पता है जो इंडियन रेलवे है उसके अलग-अलग भारत में अलग-अलग जोन्स है, तो यहाँ पर हम मेजर रेलवे जोन्स को भी देखेंगे जहां से डायरेक्ट उनके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत में टोटल 18 रेलवे जोन्स है। क्लियर? फर्दर वो आगे चल के क्या किए हुए हैं, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, तो हम 18 रेलवे जोन्स को देखेंगे। सबसे पहला है नदन रेलवे जोन। जो नदन रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अगर डिविजन्स की बात करें तो इसकी मेजर डिवीजन है अंबाला, दिल्ली, फिरोजाबाद, लखनऊ एंड मुरादाबाद। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट जोन है जो कवर करता है कैपिटल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। तो नदन रेलवे हेडक्वार्टर से याद रखना है और उसके आपको डिवीजन से याद रखने हैं। सेकेंड जोन है सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके मेजरली डिवीजन है मुंबई, भुसवाल, नागपुर, सोलापुर और पुणे।
तो इंक्लूड मुंबई सबर्न रेलवे एंड की फ्रेट्स रूट्स, तो इसके अंदर मुंबई उपनगरीय रेलवे और प्रमुख माल मार्ग भी शामिल है। तो थर्ड रेलवे जोन इज वेस्टर्न रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, जो मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर को जोड़ता है। क्लियर? तो ये गुजरात, राजस्थान और मुंबई को आपस में कनेक्ट करता है। थर्ड इज ईस्टर्न रेलवे जोन विच इज और द हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, जो हावड़ा, सील्दा, असनार और मालदा जिसके डिविजन्स है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और कलकत्ता को आपस में कनेक्ट करता है। फिफ्थ जोन इज सदर्न रेलवे, हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई और इसके डिवीजन होंगे चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, पलक्कड़, सलेम एंड तिरुवनंतपुरम, जो सदर्न इंडिया के तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को कनेक्ट करता है। सिक्स जोन होगा साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है, जिसके डिवीजन है सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंताकल, गुंटूर है, नानेल, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करता है। सातवां रेल जोन होगा सदर्न ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है और जिसके डिवीजन है खड़गपुर, अदरा, उसके साथ चक्रधरपुर और रांची, जो बेसिकली माइंस और कोल्स के लिए जाना जाता है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, जो इज्जत नगर, लखनऊ और वाराणसी को कनेक्ट करता है और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट को उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कनेक्ट करता है। नाइन्थ जोन इज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज, इलाहाबाद में है, जिस जो प्रयागराज, झांसी और आगरा जिसके मुख्य डिवीजन है और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रूट है जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को कनेक्ट करता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 10वां रेलवे जोन होगा, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और जिसके डिवीजन से अजमेर, बीकानेर, जयपुर एंड जोधपुर, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और गुजरात को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हुबली में है, जो बेंगलुरु, मैसूर और हुबली यानी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है, जो जबलपुर, भोपाल और कोटा को कनेक्ट करता है, या डिवीजन इसके मेजरली जबलपुर, भोपाल और कोटा है और कनेक्ट करता है इंडिया वेस्टर्न एंड नॉर्थ रीजन को। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जिसका हेडक्वार्टर है और जिसके डिवीजन है दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर, ये बेसिकली बिहार और झारखंड के लिए एक कनेक्शन है और रास्ता है जहां पे मालगाड़ियां चलती है। ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन 14वां रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है और जिसके डिवीजन है खुर्दा रोड, संबलपुर और वलतैयार, ये कनेक्ट करता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। 15वां होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, जो मालीगांव, गुवाहाटी जिसका हेडक्वार्टर है और जिसके डिवीजन है कटिहार, अलीपुरदुर, लुमदींग, रंगिया और तिनसुकिया, जो कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल और बिहार को। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, बिलासपुर जिसका हेडक्वार्टर है और जिसके डिवीजन है बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो ये बेसिकली 16 मेजरली रेलवे जोन है जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट रेलवे सिस्टम समझा, अब हम समझेंगे इंडियन रोडवेज सिस्टम। तो इंडियन रोडवेज की बात करूं तो सबसे पहले हमें हाईवे सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहले एक अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवेज को मेंटेन करती है, डेवलप करने के लिए काम करती है। भारत में अगर हाईवे की मैं बात करूं तो 151019 किलोमीटर है एज पर 2021 डेटा। सिग्निफिकेंट क्या है, बहुत सारी सिटीज को, पोर्ट्स को, इकोनॉमिकल सेंटर्स को और स्टेट्स को बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है ताकि ट्रेवल और ट्रेड क्या हो सके, सुविधाजनक हो सके। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहला जो नेशनल हाईवे था वो NH1 था, जिसे ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली को किससे कनेक्ट करता है, अमृतसर से। तो NH1 सबसे पहला था, शेरशाह सूरी के टाइम पे बनाया गया था, दिल्ली टू अमृतसर। करंटली NH1 इज द पार्ट ऑफ NH4। तो NH1 को किसके साथ जोड़ दिया गया है, NH4 के साथ जोड़ दिया गया है, जो भारत का 44 के साथ जोड़ दिया गया है 2010-11 में। राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर हम जरूरत की बात करें तो सिस्टमेटिक और लॉजिकल नंबरिंग सिस्टम इसका पर्पस था, तभी से री नंबरिंग किया गया था, जिसे 2010-11 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। तो कुछ मेजर नेशनल हाईवेज हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेजर नेशनल हाईवे है NH44। ये अगर मैं बात करूं तो भारत का अगर आपसे पूछे सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44, जो श्रीलंका को कन्याकुमारी यानी नॉर्थ इंडिया को किसके साथ जोड़ता है, साउथ के साथ, जिसकी लेंथ है अप्रोक्स 4112 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का, जो नॉर्थ मोस्ट और साउथ मोस्ट पार्ट्स को भारत के आपस में कनेक्ट करता है। NH48 है जो दिल्ली से चेन्नई जाता है, मुंबई और बेंगलोर होते हुए।
जो बेसिकली 2807 किलोमीटर का है। मेजर आर्टरी फॉर ट्रेड एंड ट्रेवल्स, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। NH27 जो गुजरात को असम से जोड़ता है, यानी पोरबंदर को सिलचार से जोड़ता है, जिसकी लगभग अप्रोक्सीमेटली लेंथ है 3507 किलोमीटर, और ये दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, नॉर्थ टू साउथ NH44, और NH27 किसको कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट को, गुजरात को असम से, और सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। NH16 है जो कोलकाता को चेन्नई से, यानी वेस्ट बंगाल को चेन्नई से कनेक्ट करता है, जो 1711 किलोमीटर लंबा है। NH19 रूट टू कोलकाता वाया आगरा एंड वाराणसी, दिल्ली से कोलकाता का एक रूट है जो आगरा और वाराणसी होके जाता है, जो लगभग 1465 किलोमीटर का है। पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रक रोड विटल फॉर नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। क्लियर। अब कुछ मेजर हाईवे प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यानी इन 4 जगहों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिलीचार को पोरबंदर से, आपस में एक रूट होगा। उसके अलावा कुछ स्टेट हाईवे भी हम देख लेते हैं। ओवरव्यू, मैनेज एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको किसके थ्रू मैनेज और मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, टाउन्स को और इकोनॉमिकल सेंटर्स को स्टेट्स के ये कनेक्ट करता है। की फीचर्स की अगर बात करें, जरूरत क्यों पड़ती है नेशनल हाईवेज की, ताकि लोकल और रीजनल लेवल पे ट्रेवल किया जा सके, और इसको जो डेवलपमेंट फंड आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आता है, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट देती है। कुछ नेशनल हाईवेज देख लो। महाराष्ट्र स्टेट हाईवे, जिसे SH1 के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। एक SH स्टेट हाईवे 49 है, जो बेसिकली तमिलनाडु में है, जो ईस्टर्न कोस्ट रोड पर है, जो कनेक्ट करता है चेन्नई को उसके कुडलगोर कोस्ट के साथ, समुद्र के तट के साथ। एक कर्नाटका स्टेट हाईवे है, जिसे SH17 के नाम से जाना जाता है, जो बेंगलोर और मैसूर को आपस में कनेक्ट करता है, ताकि टूरिज्म और कमर्शियल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। क्लियर। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है नेशनल हाईवे से और इंडियन रोडवेज से रिलेटेड, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो NH1, oldest numbering, known as the Grand Trunk Road, one of the oldest and longest Asia road in Asia. रूट कनेक्ट किसको करेगा, कोलकाता टू पेशवार, पासिंग थ्रू दिल्ली एंड अमृतसर। सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे अभी हमने समझा NH44 है, जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी को आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर। तो ये हमने रोडवेज सिस्टम पढ़ा इंडिया का। नेक्स्ट इज इंडियन एयरवेज सिस्टम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन एयरवेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जल्दी पहुंचने के लिए बेसिकली एयरवेज सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पे क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर एयरपोर्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, जो कहाँ पर है, लोकेटेड है दिल्ली पालम में। आपको IATA कोड और IACO कोड याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, पालम दिल्ली में। सेकंड इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है, सिंताक्रूज इन सहार, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है केम्पागोड़ा, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट इज चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से समझ सकते हैं, तिरुसुलम, चेन्नई तमिलनाडु में ये एयरपोर्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, कलकत्ता में। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बेसिकली एयरपोर्ट का नाम दे देगा, पूछेगा किस जगह पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन कोलकाता। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना। कोच्चि इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से समझ आ रहा है, कोच्चि केरला। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद गुजरात। गोवा इंटरनेशनल और एयरपोर्ट, मोपा के नाम से भी जाना जाता है, डेबोलिम गोवा में। क्लियर। लास्ट इज इंटरनेशनल और इंडियन पोर्ट्स। बेसिकली अगर हम बात करें, पोर्ट्स क्या होते हैं, जो समुद्री तट पर, जो कोस्टल एरियाज पे बनाए होते हैं। तो इनकी जो लेंथ है भारत में कोस्टल एरिया पे, वो है लगभग 7517 किलोमीटर, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं। तो ये पोर्ट्स ही हमें मेजरली देखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है मुंबई पोर्ट, जो कहां पर है, मुंबई में है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्ट इन इंडिया, भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में आता है, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 17वीं सेंचुरी में क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नाहवा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो एट प्रेजेंट कहां पर है, मुंबई में है। और इसको आपको याद रखना, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, और इट हैंडल ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन कंटेनर
कार्गोस। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पोर्ट से जवाहरलाल नेहरू मुंबई में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई तमिलनाडु में, और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहां का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसको 1881 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ऐसा पोर्ट है जो कंटेनर और कार्गो दोनों को क्या करता है, हैंडल करता है। नेक्स्ट इज कोलकाता पोर्ट, जिसे अभी किस नाम से जाना जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से, जो कहां पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह जो किस पे बना हुआ है, नदी पर। इसको 1870 में स्टेब्लिश किया गया था और 2020 में क्या नाम रखा गया इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसी के अंदर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ये बेसिकली डी वाटर पोर्ट है जो बहुत सारे कार्गोस को बेसिकली हैंडल करता है, और इसे कब स्टेब्लिश किया गया था, 1933 में, और भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट इज कांडला पोर्ट, जिसे अभी किस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर है, कांडला गुजरात में, और ये मेजर पोर्ट है गल्फ ऑफ कच्छ में, जिसे 1950 में स्टेब्लिश किया गया था। मोरमुगांव पोर्ट, जिसे मोपा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये गोवा में है, और मेजर पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट में, जिसे 1885 में स्टेब्लिश किया गया था, जो बेसिकली लौह अयस्क निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पैराडीप पोर्ट उड़ीसा में है, जिसे 1996 में स्टेब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जो बेसिकली मेजर हब है कोल, आयरन और फर्टिलाइजर के लिए। मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर कर्नाटका में, मेजर पोर्ट ऑन सदर्न कोस्टल एरिया, एंड जिसे 1974 में स्टेब्लिश किया गया था। क्लियर? तो सम की फीचर्स, बेसिकली ये हैंडल करता है पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गोस को, साथ साथ क्रूड ऑयल। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं पोर्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्डेस्ट पोर्ट। अगर मैं ओल्डेस्ट पोर्ट की बात करूं तो कौन सा पोर्ट है भारत का सबसे पुराना पोर्ट, मुंबई पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट, सबसे बड़े पोर्ट कौन सा है भारत में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो अभी हमने देखा था 50% कंटेनर्स को हैंडल करता है। डीपेस्ट पोर्ट डीपेस्ट है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, जो भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। और रिवर लाइन पोर्ट अभी हमने पढ़ा था कोलकाता पोर्ट, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जो किस पे बना हुआ है, रिवर पे बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले पोर्ट विद हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग, सबसे ज्यादा कार्गो कौन सा पोर्ट हैंडल करता है, तो कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात में है। कुछ प्रोजेक्ट है भारत के पोर्ट से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है सागरमाला। आपको समझ आ रहा होगा सागरमाला प्रोजेक्ट का बेसिकली पर्पस ये है कि जो भारत में पोस्ट है उनको मॉडर्नाइज करना और उनको डेवलप करना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट। कुछ इनलैंड वाटरवेज देख लेते हैं हम, जो डायरेक्ट पूछ लिए थे, NW1, NW2 और NW3। ये इनलैंड वाटरवेज है जो जमीन के अंदर है। NW1 की बात करूं तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो 1620 किलोमीटर का है। सदिया टू डुबरी है NW2, जो 891 किलोमीटर का, और कोटापुरम टू कोल्लम है NW3, नेशनल वाटरवे 3, जो 205 किलोमीटर का है लगभग। एक और प्रोजेक्ट है ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट, बेसिकली न्यू पोर्ट है, जिसमें नवी मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट और इनायम पोर्ट इन तमिलनाडु को ग्रीनफील्ड मतलब ग्रीन एनर्जी के थ्रू डेवलप किया जाएगा। क्लियर? सो ये था हमारा इंडस्ट्रीज एंड कॉरिडोर, जिसमें हमने बहुत कुछ समझा है, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट समझे हैं जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।